हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसे हम सिंपली जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हाई बीपी। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है हाई, एंड हाइपो का मतलब क्या होता है लो। ब्लड प्रेशर क्या है, एक हमारा वाइटल साइन होता है। अगर आप मेरी वाइटल साइन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से देख लीजिएगा। तो शॉर्ट में समझते हैं बीपी क्या होता है। जो भी हमारा जो ब्लड है वो प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट, उसी को हम ब्लड प्रेशर से जानते हैं। जब यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है, एवरेज हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जो कि 120 क्या होता है सिस्टोलिक एंड 80 क्या है डायस्टोलिक। यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 120 होना चाहिए, और वेंट्रिकल जब डायलेट कर रहे हैं तो 80 होना चाहिए। ये एवरेज होता है। बट जो हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे, जब ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, मोर देन 140/90 से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और ये परसिस्टेंट होना चाहिए। मान लो कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बट वापस से नॉर्मल हो जाता है। हमें क्या करना है, कुछ हफ्तों तक लगातार ब्लड प्रेशर को टेस्ट करना है। अगर लगातार रीडिंग्स जो होती हैं 140/90 के अबव आ रही हैं तो यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, कोई साइन एंड सिम्टम्स समझ में नहीं आता अर्ली एज में। जब ये शुरू में हो रहा होता है तो कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं समझ में। ये क्या करता है, साइलेंटली ऑर्गन्स को किल कर देता है। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, किडनी, ब्रेन, एंड स्लोली विदाउट पेन। ठीक है, बिना पेन के ये क्या कर सकता है, इन सारे ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है हाइपरटेंशन का, दो तरह से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि कोई पहले से कोई डिजीज ना हो, बस हाइपरटेंशन हो गया हो। और सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, किसी डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि मान लो कोई किडनी की प्रॉब्लम है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड का सही से, तब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो वो हाइपरटेंशन हो गया, या और किसी वजह से भी। तो ये सेकेंडरी कॉजेस होते हैं लिंक टू अनदर डिजीज। प्राइमरी में क्या आएगा आपका, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है, तो ये सब प्राइमरी के अंदर आएगा। और सेकेंडरी में जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू अदर डिजीज लाइक रीनल डिजीज, यानी किडनी की कोई डिजीज हो, फियोक्रोमोसाइटोमा यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उसके अंदर अगर ट्यूमर हो जाता है तो, CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया यानी कि जब सोडियम का लेवल हमारी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। उस कंडीशन में भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। मेडिसिन होती हैं जैसे कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ और ड्रग्स होती हैं, कोकेन वगैरह की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। तो ये सारे रीजंस अगर होते हैं तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हाइपरटेंशन को भी 3 स्टेज के अंदर बांटा गया है। 3 स्टेज, पहली स्टेज क्या होती है, जब सिस्टोलिक बीपी 140 से 160 के अंदर रहता है तो, और डायस्टोलिक 90 से 100 के अंदर रहता है तो ये पहली स्टेज होती है हाइपरटेंशन की, ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती है। सेकेंड वाली मॉडरेट, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जब 160 से 180 तक आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और डायस्टोलिक 100 से 110 के अंदर हो। और थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज को क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी 180 से भी बढ़ जाता है और डायस्टोलिक 110 mmHg से बढ़ जाता है, तो उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या थर्ड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं हम इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। हेरिडिटरी होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो आपको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जेंडर की वजह से भी होता है, मेल्स को ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है, मेल्स को ज्यादा होती है, फीमेल्स तो हार्ट की प्रॉब्लम देती है, उनको कैसे होगा। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से होता है,
ओबेसिटी की वजह से होता है। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो होता है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है। इस वजह से जो है ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन होता है। ओवर इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल्स, सॉल्ट का ज़्यादा अगर इनटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, सोडियम सोडियम क्या करता है, वाटर का रिटेंशन कराता है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में। ऑयल से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑयल क्या करेगा, अगर आप ज़्यादा फैट का इंटेक करोगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर। जैसे मान लो आर्टरीज हैं तो इसकी वॉल्स पे ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो ल्यूमेन होगा वो नैरो हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी जगह है वो नैरो हो जाएगी तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। टोबैको का की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। ये क्या करता है, डैमेज कर देता है वॉल्स को, आर्टरीज की। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि बहुत लंबे लंबे समय तक बैठे रहना, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब रीजंस होते हैं। आजकल ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन इस वजह से। एजिंग की वजह से होता है, 50-60 साल की एज में ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन, क्योंकि उस एज तक क्या होता है कि इलास्टिन बॉडी के अंदर कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो रिकॉइल करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उस वजह से ज़्यादा होता है। ये सारे थे क्या प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज। अब यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मैंने कॉजेज लिख रखे हैं, जैसे कि किडनी डिजीज हो गई, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया यानी कि ट्यूमर इन एड्रिनल ग्लैंड हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ये हाइपरकॉर्टिसोलिज्म को बोलते हैं, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलेटेड है। थायराइड की वजह से होता है हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया में हो जाता है आपका हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ पे भी वर्कलोड बढ़ जाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों का डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या डिफरेंस होता है। यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी हो जाता है हाइपरटेंशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। वैसे तो क्या होता है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। ये इसका कोई साइन एंड सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं पता चलता, जब एकदम ज़्यादा सीवियर स्टेज में हो जाता है तब इसके साइन एंड सिम्टम्स पता चलते हैं। अ, तो तब क्या होगा, हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एडिमा हो सकता है, एपिटेक्सिस होगा। एपिटेक्सिस यानी कि नोज से ब्लीडिंग होगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरीज के अंदर तो नोज के आर्टरीज क्या हो सकती हैं, बर्स्ट हो सकती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग होगी। एडिमा होता है, एडिमा क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो टिश्यूज के अंदर कलेक्ट होने लग जाएगा, वहाँ से एडिमा होगा। चेस्ट पेन होगा, डिजीनेस होगा यानी कि वीकनेस फील होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं हाइपरटेंशन के। चलिए फिर इसके आगे हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो इंटरनल हेमरेज हो सकता है। कहीं पे भी इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो कोई भी ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकती हैं, वहाँ पे हेमरेज हो जाएगा। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स फट सकती हैं। रेटिनोपैथी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकता है। आपका सीएडी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। रप्चर हो सकता है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज भी रप्चर हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, वहाँ पे फैट का डिपोजिशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी लीड करेगा। ये हार्ट फेलियर हो सकता है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला तो कोई भी डिजीज हो उसमें आपको सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है, जिसके अंदर आपको फैमिली हिस्ट्री लेनी है, उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, पहले से कोई उसको डिजीज तो नहीं है, प्लस कोई सर्जरी तो नहीं हुई है उसकी, ये सारा आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन पे आओगे आप, उसका वाइटल साइंस, हेड टू टो एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें करेंगे। स्फिग्नोमेनोमेट्री करेंगे, यानी कि स्फिग्नोमेनोमीटर से ही हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, तो उसको चेक करेंगे ब्लड प्रेशर। ईसीजी करवाएंगे उसका, और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे टेस्ट हो सकते हैं, पर ये क्या है, बेसिक टेस्ट है। स्फिग्नोमेनोमीटर से ही पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम समझते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि हम इस हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं।
तो सबसे पहली होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती हैं, जिससे कि क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है या जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट, सो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव सोडियम एंड वाटर ये एक्सक्रीट होगा, जैसे कि इसका ड्रग का एग्जांपल है फ्रूसामाइड, लेसिक्स, इसका यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स होती हैं सेकंड। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, ये रिड्यूस करती हैं हार्ट रेट और डायलेट करती हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट रेट को कम कर देंगी और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगी, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका एग्जांपल क्या है, प्रोपेनॉल और मेटोप्रोलॉल। ठीक। फिर थर्ड होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दी जाती हैं, जब भी कैल्शियम आयन हमारी स्मूथ मसल्स के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर हम यही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो जो कैल्शियम के एंट्री पॉइंट्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम इंटर नहीं कर पाएगा स्मूथ मसल्स से के अंदर, तो क्या होगा, वैसो डायलेशन रहेगा वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया हूँ कि कैसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ये अगर ब्लॉक करेगा तो वैसो डायलेशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है, निफिडेपिन और फेरापेलामीन। ठीक। फोर्थ होती है एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर क्या, एसीई का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन नाम का एक आपके बॉडी के अंदर हार्मोन होता है जो कि दो होता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। तो ये एसीई क्या होता है, एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, जिससे कि क्या होता है, आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर हम इसी का इनहिबिटर दे देंगे तो वो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगी वो डायलेटेड रहेंगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनालोप्रिल और केटोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल, ये दो मेडिकेशन इसके एग्जाम्पल है। फिफ्थ होती हैं वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स ये क्लास की ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को एक और डिजीज में दिया जाता है, एलोपेशिया। एलोपेशिया अगर नहीं पता आपको तो मैं बताता हूँ कि लॉस ऑफ हेयर को एलोपेशिया बोलते हैं। अगर बाल झड़ते हैं तो उस कंडीशन को एलोपेशिया बोलते हैं। उसके अंदर भी ये मिनॉक्सिडिल दी जाती है। मिनॉक्सिडिल क्या करती है, वेसल को डायलेट करती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इस वजह से एलोपेशिया भी दिया जाता है। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, इस वजह से दिया जाता है। और हाइड्राजिलिन। ठीक है, ये मेडिकल मैनेजमेंट होता है। अब हम समझते हैं कि हमें हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, रूटीनली, मॉर्निंग इवनिंग जो भी, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे मॉनिटर करना है अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को। तो प्रोवाइड करना हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने से क्या होता है, हार्ट का जो लेवल होता है वो हमारी बॉडी से अपर हो जाता है, तो यहाँ पे जो वेन से जो हमारा ब्लड आता है वो थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा कम होता है, जिससे कि क्या होता है, हार्ट पे लोड कम हो जाता है। प्रोवाइड करना है कंफर्ट एंड इंक्रीज करना है टाइम, मतलब उसको रेस्ट करने के लिए, स्लीप करने के लिए जो है ज़्यादा टाइम देना है, प्रोवाइड करना है कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह, और भी जितने भी कंफर्ट मेजर्स होते हैं वो प्रोवाइड करना, उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस में नहीं रखना, उसको रेस्ट करने देना अच्छे से। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। प्रोवाइड करना है लो सॉल्ट एंड फैट डाइट। हाइपरटेंशन में क्या करना होता है कि डाइट बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको लो फैट डाइट लेनी होती है, लो सॉल्ट लेना होता है, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, वाटर का रिटेंशन कराता है, तो उससे बचना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है तो लो फैट डाइट लेनी है। प्लस क्या करना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, ये सब चीज़ें करनी है। रिड्यूस करना है स्ट्रेस लेवल को। अगर पेशेंट को मान लो कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना। प्रोवाइड करना है हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को अबाउट स्मोकिंग, अल्कोहल को कम करने के लिए, छोड़ने के लिए उसे
एजुकेट करना है, अवॉइड करना है ऑयली फूड्स को, उसको एनकरेज करना है कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, उसका जो अगर मान लो ओबेस है पेशेंट तो उसका क्या होगा, एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा प्लस उसका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। फॉलो अप के लिए उसको एजुकेट करना है कि आप बार बार मतलब अपना चेकअप कराते रहो और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेते रहो। तो ये सारी चीज़ें करनी है। प्लस अगर मान लो कोई सेकेंडरी कॉज है, मान लो कोई किडनी की प्रॉब्लम है या किसी और कारण से अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट पहले प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हाइपरटेंशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।